सियासत भी गजब है। अंधेरे कुएं को रोशन करने का वादा तो करती है, इरादा भी दिखा देती है, पर अंधेरे कुएं का अंधेरापन सिर्फ और स्याह ही होता जाता है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। जब प्रश्न भी राजनीति से ओतप्रोत हो और जवाब भी, तो जाहिर तौर पर जवाब सियासी ही होगा, तो सच भौचक्का हो जाता है। वो जमाने शायद चले गए जब विपक्ष सवाल पूछता था और सत्ता जवाब दे रही थी। उपचुनाव के बीच तो सचमुच गुजरे जमाने की बात ही लगती है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने समग्र शिक्षा में 1382 पदों पर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं करने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर हमला बोला। उन्होंने तो यहां तक लिख दिया कि शिक्षा मंत्री रिजल्ट रोक कर बैठे हैं ताकि अपने चहेतों और आरएसएस के लोगों को इन पर बैठाकर शिक्षा का बेड़ा गर्क कर सकें। इधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि समग्र शिक्षा में अपने प्यादों को लगाकर क्या क्या खेल खेले गए, खुलासा करूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब इस विषय का अंधेरा कुआं कैसे रोशन होता या होगा, आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी नेता महिपाल महला मेरे साथ हैं, जिनसे मैं डिबेट की शुरुआत कर रहा हूं। कुछ और गेस्ट मेरे साथ कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे। महिपाल जी, एक बात बताइए कि दो सवाल थे जो गोविंद सिंह डोटासरा ने पूछे, और जाहिर तौर पर जिनके विभाग से जुड़े थे उनकी तरफ से जवाब आना चाहिए था। पहला तो यही था कि भाई 3 महीने के बाद भी परिणाम जारी नहीं हुआ, क्यों? और दूसरा ये कि क्या मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार का अड्डा बनते शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर संज्ञान लेंगे? अब संविधान जिस तरह की सत्ता और विपक्ष के बारे में बात करता है, क्या जवाब उस पैमाने पर फिट बैठता है जो मदन दिलावर जी ने दिया? स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गोविंद डोटासरा जी पहले ही दिन से शिक्षा विभाग पे और विशेष रूप से जो है मदन दिलावर जी पे पहले ही दिन से हमलावर हैं। ठीक है। अब क्या खुनस है, किस चीज को लेके हमलावर है, वो तो गोविंद जी जाने। जिस दिन से शिक्षा मंत्रालय मदन दिलावर जी ने संभाला, उस दिन दे फैस से लेके लगातार उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ शिक्षा महकमा रहता है। 3 महीने रिजल्ट अभी आया नहीं है। अगस्त में इंटरव्यू करवाए थे, अभी अक्टूबर चल रहा है, 2-2.5 महीने पूरे हुए हैं। रिजल्ट जारी करने को लेके मिड चुनाव में अभी बाई इलेक्शन चल रहा है। ये ट्विटर वार चला के और ध्यान जनता का जो है वो असली मुद्दों से हटा के और वापस गोलमोल घुमा के एक ही जगह लेके आना चाहते हैं कि मदन दिलावर वर्सेस गोविंद डोटासरा, ताकि चुनाव में मुद्दे गौण हो जाए। जवाब ये हो सकता था ना कि उपचुनावों के तुरंत बाद उन्होंने जिस स्टाइल में पूछा है, उपचुनाव के तुरंत बाद ये तो हम जवाब दें, पर उन्होंने जिस स्टाइल में सवाल किया सर, जवाब तो उसी स्टाइल में फिर बनता है। नहीं, पर इसमें तो जवाब आया ही नहीं ना। जिस स्टाइल में जो सवाल किया कि भाई आप बेड़ा गर्क करने वाले हैं शिक्षा विभाग का, समग्र शिक्षा विभाग पे बेड़ा गर्क करने वाली जो बातें उन्होंने कही, उसका जवाब क्या बनता है सर? उसका जवाब तो फिर यही बनता है कि भाई आपने जो जिस तरीके से जो कारनामे किए थे उनका धीरे धीरे सफाया कर रहे हैं। देखिए, एक बात के लिए तो मैं उचित, तो आपने कहा कि मदन दिलावर जी पर पहले दिन से गोविंद सिंह डोटासरा, दरअसल मदन दिलावर ही एकमात्र वो विभाग संभालने वाले मंत्री हैं जिन पर ज्यादा से ज्यादा डिबेट्स हुई हैं, जिसका मतलब है कि वो काम कर रहे हैं जी। अब अगर काम कर रहे हैं तो काम स्क्रूटनी तो होगी जी, और विपक्ष उस पर सवाल उठाएगा ही जी। मेरा ये कहना है कि ठीक है, उनकी भाषा कैसी भी थी, तो मदन दिलावर भी उसी स्तर पर आकर जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने पूरे जवाब में वो कहीं नहीं लिखते कि परिणाम कब जारी होगा, है ना? लिख सकते थे ना उपचुनावों के बाद होगा, या कुछ तो लिखा जा सकता था ना, एक टाइम फ्रेम तो दिया जा सकता था, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। नहीं, 4-5-6 महीने वाली बात ही नहीं, परिणाम जल्द जारी होगा। पर ये जिस तरीके से प्रदेशाध्यक्ष जी ने जो सवाल किया था ट्विटर पे, उसका जवाब जो है वो इतना सभ्य बनता नहीं है। जैसे को तैसे तो फिर सर जवाब देना पड़ता है ना। जिस तरीके से प्रदेशाध्यक्ष जी गरिमा विहीन जो बातें करते हैं, उनका जवाब फिर उसी स्टाइल में दिया। क्या असभ्य है गोविंद सिंह डोटासरा के ट्वीट में आपके हिसाब से? आप बेड़ा गर्क करके छोड़ेंगे? बेड़ा गर्क करने का मतलब क्या होता है? नहीं, आप कहीं सुधार की बात करें, आप विपक्ष के नाते जो है वो सुधार का सुझाव दें। लैंग्वेज ये है कि वो अपने चहेतों और आरएसएस के लोगों को इन पदों पर बैठाकर शिक्षा का बेड़ा गर्क कर सकें, ये संभावना जाहिर की गई है। ये संभावना जाहिर की गई है। ठीक है, तो इसको आप कह रहे हैं ये असभ्य है? गोविंद सिंह डोटासरा जी को चुनाव, इसके रिजल्ट के परिणाम में आरएसएस का नाम लेके टारगेट करके ये बातें कहने की कहां जरूरत पड़ गई? अच्छा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इसमें क्या भूमिका है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में आप इस तरह से कैसे आरोप लगा सकते हो, कैसे इस तरह की बातें कर सकते हो? तो एक्चुअली मुद्दे से भटकाने का काम तो पीसीसी चीफ ने किया सर। ठीक है, उसका जवाब फिर किस भाषा में दिया जाए? वो तो मदन दिलावर जी उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं और लंबे समय से देते आ रहे हैं। ठीक है, ये असभ्य है। टीचर्स अर्धनग्न आते हैं, ये असभ्य नहीं था। बिल्कुल जिस वे में कहा गया था, मदन दिलावर ने कहा था कि टीचर्स मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, शब्दों पे मैं नहीं जा रहा। जिस वे में कहा गया था, आज पूरा प्रदेश जानता है
वो एक मैसेज देने की बात थी कि एक टीचर को ये मैसेज दे के पूरे स्टेट की जो जितने भी पर वो सभ्यता में था कि नहीं था, मैसेज दिया जाए। वो सभ्यता में था या नहीं था? शब्द मैं यही कह रहा हूं कि शब्दों का अर्थ अलग निकाला गया है, उसका अर्धनग्न का क्या मीनिंग होता है? वो पूरे प्रदेश के जो भी टीचर्स हैं वो अनुशासित होकर वो ड्रेस कोड कम कपड़े और अर्धनग्न में से ज्यादा सभ्य क्या है? कम कपड़े हैं, है ना? उन्होंने अर्धनग्न शब्द का इस्तेमाल किया, हो सकता है तो वो सभ्य भाषा थी या नहीं थी? जिस समय इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो, जो अर्धनग्न शब्द जिस पे आप बार बार आ रहे हैं, वो अर्धनग्न शब्द जो है उसका इस्तेमाल करने के बजाय छोटे कपड़े कम कपड़े ये बोल देने चाहिए थे। उसका जवाब तो दिलावर साहब ने कई बार दे दिया। एग्जैक्टली है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि सभ्यता के आसपास आजकल मैं चीजें कम ही देख पा रहा हूं। गोविंद सिंह डोटासरा के लिए आप कह रहे हैं मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, आप मदन दिलावर के लिए भी कहें मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। दूसरा सवाल था कि क्या मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार का अड्डा बनते शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर संज्ञान लेंगे? इसके सीधे सीधे जवाब क्या हो सकते थे कि एक तो भ्रष्टाचार नहीं है, दूसरा मुख्यमंत्री जी की हर तरफ नजर है, वो रखते हैं। ऐसा कोई मतलब आपको जितना बड़ा लिखना है लिखें। मदन दिलावर ब्लू टिक है, उनको ज्यादा अक्षर मिलते हैं ट्विटर पर, हम लोगों से तो ज्यादा ही मिलते हैं, तो वो जवाब भी उसमें डाल सकते थे, मेरा ये कहना है। हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि पिछली सरकार में 18 से 23 में जितने भी जो करप्शन है, विशेष रूप से एजुकेशन डिपार्टमेंट में, विशेष रूप से आरपीएससी में जो करप्शन हुए हैं, उस पे इस बार आप देखिए सरकार बनने के बाद जो है वो भ्रष्टाचार पे हथौड़ा चल रहा है ना। हमारी एजेंसियों के द्वारा रोज नई गिरफ्तारियां हो रही हैं, डे बाय डे गिरफ्तारियां हो रही हैं, तह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लगभग 85% पेपर जो है वो लीक हुए थे, उस वापिस सारी चीजों को समेटते हुए प्रदेश के नौजवानों का कैसे विश्वास बने आरपीएससी के प्रति, राजस्थान सरकार के प्रति, उस दिशा में राजस्थान की सरकार काम कर रही है। सर, एक बहुत अजीब सी बात उन्होंने कही है जिस पर मैं आगे आपसे बात करूंगा। मेरे साथ करणवीर सिंह राजपुरा भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। करणवीर भाई, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। करणवीर भाई, धन्यवाद। ये आरएसएस वाले एंगल पर तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा आगे करूंगा। उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इन पदों के लिए जो परीक्षा हुई, फिर इंटरव्यूज हुए हैं, क्या इससे जुड़े किसी भी सवाल को विधानसभा में कांग्रेस ने उठाया था? बिल्कुल स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की युवाओं से जुड़े हुए सभी मुद्दों को उठाया था। नहीं, ये वाला मुद्दा, ये 1382 पदों वाला मुद्दा क्या विधानसभा में उठाया था? स्वप्निल जी, इसका 24 जुलाई से 6 अगस्त तक इसके इंटरव्यू हुए। उसके बाद में इंतजार किया जा रहा था लगातार उसके परिणामों का। अब भारतीय जनता पार्टी बता सकती है, और ये तो आशंका जताई है गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शिष्टाचार को भ्रष्टाचार मानकर भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मानकर लगातार कमीशन बनाने के नए नए आयाम स्थापित करने की दुकानें खोली है। करणवीर भाई, ठीक है, देखिए करणवीर भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो कम से कम इसके इंटरव्यू कब होंगे, ये सवाल तो विधानसभा में उठ सकता था ना। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये 1382 पदों से जुड़ा एक भी सवाल किसी भी कांग्रेसी ने विधानसभा में उठाया था, और अगर उठाया था तो उसका नाम बताएं। स्वप्निल जी, इंटरव्यू हो चुके हैं। 24 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में इंटरव्यू पूरे हुए हैं और ऑनलाइन इंटरव्यू हुए हैं। अब इंतजार है 3 महीने से रिजल्ट का। वो रिजल्ट के मामला क्यों अटका हुआ है, ये सवाल किया है गोविंद सिंह डोटासरा ने। उन युवाओं के हित की बात की है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को किस पर्ची के इंतजार की देरी है, क्या वो आरएसएस मुख्यालय से आने वाली है या दिल्ली दरबार से आने वाली है, वो पर्ची कब आएगी कि इंटरव्यू जिन छात्रों के इंटरव्यू हो चुके हैं उन परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी हो जाए। मुझे पता नहीं क्यों एक शायरी बहुत ज्यादा याद आ रही है करणवीर भाई, मुझे नहीं पता आपने देखा था या नहीं देखा था, सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड में था ये 2022 में कि नियुक्ति का इंतजार हुआ बहुत, नियुक्ति कब देंगे माननीय गहलोत। ये बहुत ज्यादा उस दिन ट्रेंड किया था, अगर आपको याद हो 2022 में। तो नियुक्तियों को तो लेकर आपके अगेंस्ट कितने प्रदर्शन हुए, मैं गिनाना चालू करूं तो लगभग एक कैलेंडर बना सकता हूं। उनके सहारे आप अगर इन युवाओं के साथ फिर कुटानाघात करना चाह रहे, यही तो कह के आप सत्ता में आए थे कि नहीं सहेगा राजस्थान, तो अब कैसे सह रहा है राजस्थान। कांग्रेस पार्टी लगातार युवाओं के हित की बात करेगी और करती आएगी, और हर मुद्दे पर आरएसएस को शिक्षा मंत्री जो तो आप स्वीकार कर रहे हैं जिनके घर शीशे के हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। पत्थर किस बात के? आप तो कह रहे हैं ना कि आपके समय में नियुक्तियां नहीं हुई और उसी के अगेंस्ट वादा कर बीजेपी सत्ता में आई। स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी छात्र हितों के मुद्दे की बात हमेशा करती रहेगी निष्पक्ष रूप से।
नहीं नहीं आज नहीं करिए, मैं तो ये कह रहा हूं, पर आप क्या आप इनडायरेक्टली इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ आपके समय में नियुक्तियां नहीं हुई इसीलिए तो वादा करके बीजेपी सत्ता में आ पाई, ये तो आप स्वीकार कर रहे हैं। तो अपने जी कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ था और उसी का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह किया, और उस गुमराह के कारण जनता, हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह किया, नहीं सहेगा राजस्थान का नारा दिया, और अब ये राजस्थान की जनता को सहना पड़ रहा है लगातार। दूसरा सवाल भी उतना ही अहम है करणवीर भाई, मेरे साथ कमल कुमार टांक जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। करणवीर भाई, दूसरा सवाल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये 1382 पदों के लिए 6 अगस्त तक ऑनलाइन इंटरव्यू हुए। एक बफर जोन अपन अगस्त का दे देते हैं तो पूरा सितंबर और अक्टूबर के आखिरी 2-3 दिन ही बचे हैं, आप भी जानते हैं। क्या किसी भी जिले में या किसी भी ब्लॉक में इस इशू को लेकर कांग्रेस ने कोई भी प्रदर्शन किया है? स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार इस बात को कोट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन हुआ है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री जी जिस तरह के उठपटांग बयान है उनके ऊपर लगातार कांग्रेस पार्टी ने, भाई मैं 1382 पदों की बात कर रहा हूं करणवीर भाई, 1382 पदों पर आई है ना, इस मसले को तो आप ही ने उठाया है। बदलने की बात हो, आप नहीं, हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम में बदलने की बात हो, हिंदी मीडियम बदला, इंग्लिश मीडियम को हिंदी मीडियम में बदलने की बदला बात हो, क्या? छात्राओं के दूध नहीं बदला, नहीं उन्होंने बयान तो दिया ना। नहीं तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ना, हम 1382 पे आ जाते हैं जिसमें तो बहुत कुछ हुआ है। आपने ये कहा कि बदला क्या, आप ये देखिए सरकारी स्कूल में एडमिशन कितने कम हुए इस साल, आप वो देखिए ना कितना दुष्प्रभाव लोगों के ऊपर गया, उनकी मानसिकता पे गया कि कहीं हमारे बच्चों को भी सेशन में नहीं रोकना पड़े। आपने बहुत सारे प्रदर्शन किए जो कम ही लोगों को दिखे, आपने बहुत सारे प्रदर्शन किए जो कम ही लोगों को दिखे। एक बड़ा प्रदर्शन दिखा था जब राहुल गांधी को लेकर एक कमेंट आता है केंद्रीय मंत्री की ओर से, और आप सभी दिग्गज जयपुर में उठकर मंच पर आ गए। ये 1382 के लिए उतना बड़ा लवाजमा आप लोग, उतना बड़ा जश्न या उतना बड़ा कोई सियासी प्रदर्शन खड़ा नहीं कर पाए, तो क्या ये स्टेटमेंट या ये ट्वीट पॉलिटिकल है? सीधा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वप्निल जी, जब प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष छात्र हितों की बात करते हैं तो उसके बजाय भारतीय जनता पार्टी ये बताने के कि वो रिजल्ट कब जारी कर देंगे, उल्टा उठपटांग आरोप लगाती है। ये तो मेरा पहला सवाल ही बीजेपी से था करणवीर भाई, इसी सवाल से मैंने शुरुआत की है। ये जब जांच की बात करते हैं तो जांच में जाइए ना, गोविंद सिंह डोटासरा के घर पे इन्होंने ईडी सीबीआई भेजी, क्या आया? ठीक है, 6 सिक्के जेल में छागला निकला। आप बताइए इसको, गोविंद सिंह जी के डोटासरा के उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ठीक है, चलिए ठीक है, कमल भाई के पास में जाऊंगा। कमल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, इस एक्स पर ये जो वॉर हुआ है एक शिक्षा मंत्री और एक पूर्व शिक्षा मंत्री के बीच में, अल्पकालीन पूर्व शिक्षा मंत्री के बीच में, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बात ट्विटर वार की है तो वो तो राजनीति के हिस्से हैं, हथकंडे हैं, वहां तक तो अपनी जगह पर दोनों पक्ष ठीक हो सकते हैं। हाँ। रही बात ये कि समय पर भर्तियां करना, समय पर जो है वो उनके रिजल्ट निकाल देना, ये सब बहुत जरूरी चीज होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए कोई नीति नहीं बनी, और इस वजह से ये है कि जब भी जो सरकारें के अंदर रहते हैं या जिसकी भी सरकार होती है वो अपनी मन मर्जियां बहुत ज्यादा करती हैं। तो डोटासरा जी अपनी मन मर्जियां करते थे, यहाँ पर अभी के शिक्षा मंत्री दिलावर जी अपनी मन मर्जियां करते हैं। और यही हम जनता के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये तो आपस में एक दूसरे से सिर्फ इसलिए लड़ते हैं कि अच्छा अभी हम सत्ता में नहीं है तो इसलिए अभी आपको बता रहे हैं, और ये वो कह रहे हैं कि आपको बता रहे हैं। पता नहीं कौन किसके कह रहा है कि दोनों ही कह रहे हैं, वैसे मान रहे हैं कि दोनों के ही जो घर हैं वो शीशों के हैं। क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने सही में जनता के काम तो जनता के तरीके से काम नहीं कर रहे। आप नीति बना दीजिए ना, हर चीज को एक नीति के तहत करिए और उसकी पॉलिसी बना के करिए। ये लंबे समय से हम कह रहे हैं कि आप लेकिन परीक्षा का शिक्षा कैलेंडर विभाग तो जारी किया है जिसमें ट्रांसफर की नीति क्यों नहीं बनाते? ट्रांसफर की नीति नहीं बनाएंगे, भर्ती की नीति नहीं बनाएंगे, तो ये नीतियां नहीं बनाते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है। ये जब भी सरकारों में होते हैं, और अभी की सरकार हो चाहे पुरानी सरकार हो, हाथ में रखना चाहते हैं पूरी की पूरी, किसको ट्रांसफर करना है, कहाँ करना है, क्या लिबर्टी रखनी है, नीतियां नहीं बनाते। और ये पॉलिसी बना दे तो इसके अंदर पॉलिसी होगा तो एक सिस्टम से होगा कि भाई ये एग्जाम इतने टाइम में होगा, इसका इस समय डिक्लेरेशन होगा। सही बात है, लेकिन अभी जो परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ इस लिहाज से क्या आप उसे अधूरा मानते हैं?
देखिए वही बात है ना, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमियां छोड़ी ही गई। ठीक, तो अब ये क्या, हाँ हाँ, बोल आप बात कंप्लीट कर लें। हाँ मेरा कहना है कि कमियां तो छोड़ी ही गई है ना, हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी दिख रही है। ठीक है। और उसके पीछे रीजन ये है कि आपके पास कोई स्पष्ट पॉलिसी है नहीं, और उसी का आप जो है वो एक लिवरेज ले लेते हैं। ठीक है, और यही चल रहा है। ठीक है। मेरे साथ महावीर सिहाग जुड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के। महावीर जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। ये जो समग्र शिक्षा के अंदर आने वाले करीब 1382 पद हैं, इंटरव्यू के 3 महीने बाद भी परिणाम जारी नहीं हुए हैं, इससे किस तरह की स्थितियों का सामना शिक्षा जगत को करना पड़ रहा होगा, मोटे तौर पर अगर आप समझा पाए हमारे दर्शकों को, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये 1382 पद, वो मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को पता चले। जी जी जी, क्योंकि वैकेंसी निकाली है, पद हैं, तो उनका काम है, और अगर वो नहीं होंगे तो निश्चित रूप से काम प्रभावित होगा। और शिक्षा विभाग में न केवल इसमें बल्कि संपूर्ण आप शिक्षा विभाग में देखें तो आज 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जिसको केवल इधर उधर की बातें करके, चाहे सरकार पीछे की रही हो चाहे ये सरकार है, उन पे कोई बात नहीं कर रहा है। हमारा कहना यह है कि जो इंटरव्यू हो गया तो उसमें तो अब कोई बात बची नहीं, उसका तो तुरंत आप अपॉइंटमेंट करें। और जो बाकी भी खाली पद हैं, चाहे वो समग्र शिक्षा में है चाहे सामान्य शिक्षा में है, उनको भरने की भी कोई आप प्रक्रिया अपनाएं, क्योंकि प्रदेश के अंदर आप समझ सकते हैं कि 1 लाख से ज्यादा पद अगर खाली हो तो शिक्षा की क्या हालत होगी। और यही कारण है कि इस साल छात्र संख्या जो नामांकन है वो राजस्थान के अंदर गिरा है। हालांकि उसके पीछे जो शिक्षा विभाग की एक पॉलिसी रही, 5 साल जो एडमिशन की उम्र थी उसको बढ़ा करके 6 साल करना, वो भी एक कारण रहा। लेकिन इसमें एक बड़ा कारण पदों का खाली रहना भी है। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये जो जिस तरह से ट्विटर पे ठीक है शिक्षा मंत्री आपस में पूर्व और ये कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि मुद्दों से भटकाने वाला जो हमारे शिक्षा मंत्री जी का जो मंतव्य है वो मुद्दे से भटकाने वाला रहा। नहीं, लेकिन मंत्री जी एक बात तो सही बोल गए जी, मंत्री जी एक बात तो सही बोल गए कि अपने लोग बिठाए तो जाते हैं, ऐसे नहीं तो वैसे, वाया तबादला, वाया किसी भी चीज से। मंत्री जी ये बात तो सही बोल गए कि अपने लोग बिठाए तो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, ये बात सही है, लेकिन अपने लोग बैठाए जाते हैं वो एक मुद्दा है। हालांकि ये उचित नहीं है कि किसी भी खासकर शिक्षा में अगर शिक्षाविद को देखा जाएगा उस पद के हिसाब से कौन लायक है उसी को बिठाया जाएगा तो ज्यादा उचित रहेगा, इसकी बजाय कि ये हमारा आदमी है ये उनका आदमी है। इस तरह से करेंगे तो जो इस तरह से आदमी आएगा, जो किसी लाइसेंस से आएगा, वो उसकी प्रतिबद्धता उस जिसके प्रति लाइसेंस है उसके प्रति रहेगी, विभाग के प्रति नहीं रहेगी, शिक्षा के प्रति नहीं रहेगी। इसलिए अगर शिक्षा को वाकई आगे बढ़ाना है तो शिक्षा के हर क्षेत्र में योग्य लोगों को ही आगे अपॉइंटमेंट करना चाहिए और कोई पद खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर जगह पद खाली हैं। ठीक है, तो लायक चेहरे होने चाहिए और लायक चेहरे बिठाए जाने चाहिए, ये महावीर सिहाग का कहना है। करणवीर भाई, आपके हिसाब से आरएसएस या आरएसएस के बैकग्राउंड से आने वाले लोग लायक है ही नहीं, वो किसी भी चीज के लायक नहीं है। वो कल को दुकान खोलेंगे तो दुकान बैठ जाएगी, पान की दुकान खोलेंगे तो उसमें आग लग जाएगी, बिजनेस करेंगे तो वो डूब जाएगा, स्टेट चलाने की कोशिश करेंगे तो भरभरा कर गिर जाएगा वो स्टेट। आप ये कह रहे हैं? स्वप्निल जी, आरएसएस के लोग बैकडोर एंट्री क्यों कर रही हैं? आइए ना, कंपटीशन दी, तैयारी कीजिए। आपको पता है आरएसएस के लोग कितना पढ़े लिखे हैं? सबको अधिकार है, आरएसएस के हो चाहे क्रांति सेना के हो, सब लोगों को अधिकार है। सवाल केवल बैकडोर एंट्री पे और भ्रष्टाचार के ऊपर किया गया है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, लगातार आपको पता है आरएसएस के कितने लोग कितने पढ़े लिखे हैं? जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के काम इस सरकार ने किए हैं, योगासन पटेल के पुत्र डबल एजी बढ़ जाते हैं, मनीष पटेल, वो भ्रष्टाचार था। आप देखिए किरोड़ीलाल मीणा जी ने इस्तीफा दे दिया, योजनाओं पे मुद्दा उठाया, उनके भाई को आप टिकट देके फिर आपने उनको राज्य कर लिया। अब आप दूसरे मामलों में जाइए। अरे भाई, जब 10वीं 12वीं पास को आप लोग मंत्री बना देते हैं तब बेड़ा गर्क नहीं होता, और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ बन जाए तब बेड़ा गर्क हो जाता है। जी के पुत्र को डबल एजी बना दिया आपने, डबल एजी बना दिया, तो उसके ऊपर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए। उस व्यवस्था पर सवाल खड़े। आरएसएस के आदमियों को या अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आप लोग 10वीं 12वीं पास को टिकट देते हो तब आपको नहीं लगता कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है? नहीं, जब आप लोग 10वीं 12वीं पास व्यक्तियों को टिकट देते हैं तब आपको नहीं समझ में आता कि किस बैकग्राउंड से आ रहा है? नहीं,
स्वप्निल जी एकदम हेल्थी कंपटीशन के साथ आप कंपटीशन फाइट कीजिए और सरकार के अंदर आप नियुक्तियां लीजिए, कोई उसमें आपत्ति नहीं मैं करेगा। आपको बताता हूं, उत्तराखंड में त्रासदी आई, आरएसएस ने ग्राउंड पर उतरकर वहां पर काम किया। कई त्रासदियों के बाद कोरोना के टाइम पर भी गहलोत सरकार से कंधा मिलाकर आरएसएस चली थी। कुछ चीजों को जमीन पर पहुंचाने में एक तरह से इनडायरेक्ट मदद ही गहलोत सरकार की हुई थी उससे। विजय बहुगुणा जोशी उस समय उत्तराखंड में सीएम हुआ करते थे और उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह कहा कि आरएसएस का बहुत अच्छा और स्वागत योग्य हमें मदद मिली है, जिसकी वजह से इस त्रासदी से लड़ने में हम कुछ एक्स्ट्रा कर पाए। तो हम डिसाइड कर लें आरएसएस अच्छी है या बुरी है? आरएसएस अच्छी है या बुरी नहीं है, ये काम तय करने का काम उनके कार्यों के हिसाब से तय करता है। अगर उन्होंने कोई गोविंद सिंह अच्छा डोटासरा काम तो किया है कर तो रहे बहुत हैं। बेहतरीन की बात है ना, ये बहुत बेहतरीन की बात है। अगर आप सरकार बनते ही हाँ। पूर्व आईपीएस लक्ष्मण गौड़ के हाँ। जो 5 लाख की जांच चल रही थी घूस की उसको बंद कर देते हैं। उसके अंदर आरएसएस के व्यक्ति प्रमोद शर्मा मुख्यमंत्री के खास आदमी होते हैं, उनको आप सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। इनके ऊपर सवालिया निशान है। ठीक है। जो भ्रष्टाचार के मामलों में ठीक है। आरएसएस के लोग कूदे हुए हैं, ठीक है। उनके ऊपर सवालिया निशान है। ठीक है, मैं बड़ा चौंका हुआ था महिपाल भाई, मतलब मुझे वो समय बहुत अच्छे से याद है जब बीजेपी के एक एक चेहरे ने यह कहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा तो गिरफ्तार होने ही वाले हैं, आप बस घड़ियां गिन लीजिए। अच्छा, घड़ियां गिनते गिनते हुआ क्या ना कि 10 महीने से ज्यादा बीत गए। अब सवाल यह उठा कि गोविंद सिंह डोटासरा को बचा कौन रहा है। उसका जवाब मुझे आज पता चला, उन्हें बचाने वाले मदन दिलावर हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उनके ट्वीट में लिखा है उन्होंने कि समग्र शिक्षा में अपने प्यादों को लगाकर क्या क्या खेल खेले गए, खुलासा करूंगा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसमें इंतजार कैसा, करिए ना खुलासा, भेजिए ना जेल। क्यों बचा रहे हैं मदन दिलावर गोविंद सिंह डोटासरा को? समय का इंतजार कीजिए, सारी चीजें सामने आएंगी, प्रदेश की जनता भी देखेगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 10 महीने से गोविंद सिंह डोटासरा को गिरफ्तार करने के लिए कटिबद्ध है भाजपा की सरकार, भाजपा नहीं, जांच एजेंसियों को ये लगेगा जिस दिन वो तो छोड़ दो गोविंद सिंह डोटासरा जी का कहीं इसमें कोई रोल है, वो अरे जेल की मैं सलाह कह रहा हूं उनके कि पीछे होगी। समग्र शिक्षा के विभाग में कितना गड़बड़ झाला हुआ है। किसी ने अपने प्यादों को लगाकर कुछ अजीब सा ही खेल खेल दिया है जो हमें नहीं पता क्या है। उसका इसके आगे क्या बोला है? खुलासा करूंगा तो मुंह दिखाने लायक मुंह नहीं दिखाने रहेंगे, लायक तो कर दीजिए ना नहीं खुलासा। ये बहुत बड़ी अब वो खुलासा करना चाहिए उनको। हाँ, खुलासा करना निश्चित रूप से खुलासा करेंगे, बिल्कुल, 100% कानून अपना काम करे वो अलग बात, लेकिन वो 100% कर दीजिए करेंगे। ना। कांग्रेस पार्टी इसका इंतजार इसको छिपा के क्यों रखना? क्योंकि जब तक नहीं आप रखा खुलासा जाएगा। नहीं करेंगे तो वो प्यादे तो वहां पर न जाने क्या कर रहे हो। छिपा के बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। जिस दिन खुलासे करें उस दिन कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गलत सुनने कामों को के तैयार खुलासे हैं। क्या मुहूर्त देख के होते हैं? जल्द होंगे। नहीं, ये तो आप ये कह रहे हो कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनेगी या 1 नवंबर को, उससे कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ये। सेटिंग डेली और आज बयान आया है ना। नहीं करण भाई 2 मिनट प्लीज, बीच में ना बोलो इंतजार प्लीज। कीजिए, आप इंतजार कीजिए, जल्द खुलासे होंगे। अरे खुलासे तो होंगे महाराज, मैं कहां मना कर रहा हूं महिपाल भाई। मैं ये कह रहा हूं कि दिवाली 31 अक्टूबर को मने या 1 नवंबर, इसमें पंडित शास्त्रार्थ कर रहे हैं। कुछ गलत हुआ है उसमें तो कोई शास्त्रार्थ है ही नहीं। कैसे गलत हुआ है? तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि उस गलत का खुलासा करेंगे और जिन लोगों ने गलत किया है वो जेल की सलाखों में होंगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने प्यादों को लगाकर रखा है और खेल हो गए। जी, क्या खेल हुए हैं बताइए ना। जो खेल हुए हैं वो एक दिन आपके सबके सामने आएंगे। अच्छा, उसकी इस बात कार्रवाई को तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी मानते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के पास जब शिक्षा मंत्रालय था हाँ। तब कितने बड़े घोटाले और कितने बड़ी जो है वो बैकडोर से अपने चहेतों को एंट्रियां दी गई ठीक थी, है। सबको पता है। पर समय आने पे हाँ। उन सब चीजों का खुलासा भी होगा, जो दोषी हो जेल की सलाखों पर में ये भी समय होगा। आने पे होता क्या ना महिपाल भाई की गलत चीज बहुत लंबा खिंच जाती है। नहीं, अब लंबा नहीं आप समझ खींचेगी। रहे ये हैं? भारतीय क्योंकि वो जनता प्यादे पार्टी की जितने दिन सरकार है, वहां पे बैठे हैं, वो भजनलाल जी की गड़बड़ कर रहे सरकार हैं। है, अब लंबी नहीं खींचेगी। नहीं, मैं कह रहा हूं वो जो प्यादे अगर वहां पर अभी भी है ना तो फिर तो गड़बड़ है। नहीं, प्यादे हटाने का काम और सफाई का काम चल रहा है, बड़ी रफ्तार से चल रहा है। रफ्तार थोड़ी धीमी है, अब तेज कर देंगे। चलिए देखते हैं कब होती है तेज लेकिन कर देंगे। सियाग भाई आप तो कम से कम ये बात मानेंगे ना कि अगर कोई अपने प्यादों को बिठाया है तो अच्छा, उस एक बात प्यादे और को बता शहीद देता हूं किया जाए, हटाया जाए। नहीं, ये सवाल ये नहीं कि मेरा इसमें कहना ये है कि प्यादों को क्यों बिठा रहे हैं, चाहे उन्होंने बिठाया और ये भी क्यों प्यादों को बिठा रहे हैं। हाँ, हम तो नहीं कह रहे हैं कि हम प्यादों को नहीं बिठाएं। बिठाते हैं। प्यादा तो प्यादा होता है, योग्य नहीं आदमी कह कभी रहे। प्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। जो इस काम को कर सकता है, जो शिक्षा के जो उसका मूल काम है, जनता के प्रति जो दायित्व है उसको पूरा करे, ऐसे आदमी को बिठाया जाए। प्यादों को क्यों बिठाते हैं? ठीक, अच्छा चलिए प्यादों शॉर्ट को में बिठाते महिपाल हैं, जी फिर बहुत एक शॉर्ट में बोल दूसरे से दीजिए। debate करते हैं मुझे और एक फिर मिनट कुछ की भी बात बोलते हैं। बोलूं। नहीं शॉर्ट में बोल दीजिए, मैं उसके बाद खत्म ही करने की और मैं क्लोजिंग मोमेंट्स पर ही हूं।
अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि पहली दफे अब जो बयान था वो तो प्योरली सियासी बयान गोविंद सिंह डोटासरा जी ने दिया है। अब उनकी और जो भी दिलावर स्टाइल ने रही भी। है, दिलावर ने गोविंद सिंह डोटासरा जी ने सियासी बयान दिया, दिलावर जी ने उनका काउंटर किया था। पहली दफे ऐसा हो रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का भी एक बड़ा तबका है जो कांग्रेस का वोटर रहा है। अशोक गहलोत जी की जैसी पॉलिटिकल स्टाइल रही है, वो गोविंद सिंह डोटासरा जी को निपटाने के लिए राजस्थान में 7/0 का गेम कर रहे हैं। बड़े खुश हैं कि कांग्रेस पार्टी घर बैठ जाए। गोविंद सिंह डोटासरा इस बात को लेके खुश हैं कि सचिन पायलट खेमे के 3 मंत्री एमपी जीत के आए हैं, वो सारी सीटें हार जाएंगी, ठीक रहा सचिन पायलट पे होगा। सचिन पायलट विदेश बैठ के खुश हैं कि दिल्ली वालों में अच्छा मैसेज आएगा कि राजस्थान में गोविंद डोटासरा और बीजेपी इस बात पे खुश है कि किरोड़ीलाल मीणा अभी शांत बैठेंगे। लड़ाई के चक्कर में मदन, इन सब की लड़ाई के चक्कर में एक आप मेरी बात को नोट कर लेना, जिस दिन नतीजे आए कांग्रेस पार्टी के नेता ही इंटरेस्टिंगली आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, पकड़ने का काम करें। बीजेपी बहुत खुश है जगमोहन मीणा को टिकट मिलने के पीछे, क्यों नहीं? क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा शांत रहेंगे जी, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा शांत रहेंगे। अब आपके लिए इतनी बड़ी मुसीबत नहीं बनेगी। किरोड़ीलाल जी सड़क के नेता हैं, इसमें कोई दो नहीं, संघर्ष किया उन्होंने। ठीक है, मैंने चूंकि महिपाल जी आपको भी मौका दिया, मैंने आपको भी मौका दिया। करणवीर भाई, मैं आपको भी 10-15 सेकंड दे रहा हूं, आप भी शॉर्ट में अपनी बात रखें, फिर मैं कमल जी के पास जाऊंगा। करणवीर सिंह जी, उन्होंने लगातार गोविंद सिंह डोटासरा जी के ऊपर आरोप लगाए, ईडी भेजी, ईडी के इनके अंदर मिला क्या, ईडी में 6 सिंघी जेली और छाजला एक किसान नेता के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाते रहते हैं, करने के लिए कुछ नहीं, आरोप लगा के भग जाते हैं। उन आरोपों पे प्रमाण दीजिए, उनको साबित कीजिए। पर गोविंद सिंह डोटासरा भी तो सामने आकर ये नहीं कह रहे ना कि दूध का दूध पानी का पानी कर दें। मंत्री इतना बड़ा, गोविंद सिंह डोटासरा में छटपटाहट दिख ही नहीं रही है अपने आप को पाक साफ साबित करने की। आप जानते हैं इस बात को करणवीर भाई? स्वप्निल जी, एक मंत्री, शिक्षा मंत्री अगर इस तरह की बात करता है, वो क्या छुपा के बैठा है? ये उससे पूछने की बात है, वो नैतिकता की बात है। तो पूछ ही रहा हूं, उन्होंने लगातार घोटालों में काम किया है। आपने इस ट्वीट में वो हिस्सा पकड़ा ही नहीं जो मैं पकड़ के बैठा हूं, वो तो मैंने पूछ ही लिया। करणवीर भाई, कुछ नया भी तो पकड़िए ताकि डिबेट आगे बढ़े। साथ ही आप ये पूछता चले रामू राम राय का किसके प्यारे थे? ठीक है, अब फिर बीजेपी वाले कलाम वाले पूछवा देंगे। अच्छा, कमल कुमार टांक जी है कि नहीं है मेरे साथ? अच्छा, कमल कुमार टांक जी से मेरा संपर्क किसी वजह से कट गया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।